डी डॉलराइजेशन का फर्स्ट और सबसे बड़ा प्रयास यूएस के एलाइज यूरोप ने किया था। यूरोपियन यूनियन ने 1999 में अपने यूरो नाम की एक करेंसी निकाली। इसका मतलब ये था कि अब फॉर एग्जांपल यूके और फ्रांस ट्रेड करेंगे तो वो यूरो में करेंगे और ना कि यूएस डॉलर में। इसके कारण यूरो ने डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस 20% से छीन लिया था। अब इसके रिएक्शन में यूएस ने कुछ स्टेप्स उठाए। यूएस के प्रेशर से नेटो ने यूगोस्लाविया पर काफ़ी बॉम्बिंग करी। ये बॉम्बिंग 24 मार्च से 10 जून 1999 तक चली, जिसने यूगोस्लाविया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इससे यूरो की वैल्यूएशंस काफ़ी डाउन चली गई थी। उसके अलावा 12 नवंबर 1999 को यूएसए एक एक्ट लाया जिसका नाम था ग्राम-लीच-ब्लिली एक्ट, जिसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टीगल एक्ट को रिप्लेस किया था। अब इसको समझने के लिए हमें पहले दो टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा। पहला है कमर्शियल बैंकिंग और दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जहां हम लोग एवरीडे नीड्स के लिए जाते हैं। उसका मेन काम होता है पैसे डिपॉजिट करना, लोन देना और एसेट्स को सेफगार्ड करना। बेसिकली इट सर्व्स रेगुलर पीपल एंड बिजनेसेस। अब इन्वेस्टमेंट बैंक का काम थोड़ा अलग होता है। वो यूजुअली लार्ज कॉरपोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टीगल एक्ट में इन दोनों बैंक्स के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन के कारण यूएसडी का वैल्यू गिरने लगा तो उन्होंने ग्राम-लीच-ब्लिली एक्ट की मदद से उसे थोड़ा बेटर किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स अलग नहीं रह गए। मतलब अब जब कोई अमेरिकन पर्सन अपने अकाउंट में यूएस डॉलर डिपॉजिट करेगा तो बैंक के पास लीगल अथॉरिटी है कि अब वो उस डॉलर को इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में लगा सकता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने अपनी सेविंग्स को यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। इसके कारण यूएसए चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर देता है और उसके सारे बेनिफिट्स चाइना के साथ शेयर करता है। बदले में चाइना अपनी सेविंग्स एंड प्रॉफिट्स को यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करता है और इसी के कारण आज चाइना हमारे सामने इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जाइंट के रूप में है। यूएस डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड के बेसिस पर ही वहाँ के आईटी सेक्टर में बबल क्रिएट हो गया था, जिसे .com बबल कहा गया। जब यूरोपियन यूनियन ने अपनी सेविंग्स को यूएस ट्रेजरी से निकाला तो पूरा .com बबल फट गया और आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन 78% से गिर गई। ये दुनिया ने देखी पहली डी डॉलराइजेशन की घटना थी। वेस्टर्न इकोनॉमीज को हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन पता है, जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स को प्रिंट करना। लेकिन इससे इन्फ्लेशन बाकी दुनिया में बढ़ जाती है। 2009 में यूएस ने $4 ट्रिलियन से ज़्यादा प्रिंट किया और इसके कारण पूरी दुनिया में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ पर आया, जहाँ फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। सिविल अनरेस्ट होने लगा था। इसके कारण वहाँ एक एक करके काफ़ी सारी कंट्रीज़ की सरकार गिर गई थी। इस इंसिडेंट ने गल्फ की कंट्रीज़ को ये सिखा दिया था कि यूएस डॉलर को एज रिजर्व करेंसी रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो लोग अपने क्रूड ऑयल के प्रॉफिट्स को खोते जा रहे हैं और 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद से यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट 90% से कम हो गई है। मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ को एक बात समझ आ गई है कि हम ही वो लोग हैं जो असली उत्पादन कर रहे हैं और हमें एक ऐसी करेंसी मिल रही है जिसकी कोई रियल एसेट्स से बैकिंग नहीं है और उसकी परचेजिंग पावर भी कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है। वेस्ट के काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट केवल स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन की बात करते हैं एंड नथिंग अबाउट सेविंग्स। जो लोग इंडिया में बैठकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को एडमायर करते हैं, उनको ये नहीं समझ आता है कि उस लाइफस्टाइल का पैसा हमारी पॉकेट से ही जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट के पास कोई रिजर्व करेंसी या प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि वो सबको सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते रहें। वेस्ट में भी लोग सोचते हैं कि वो बहुत अमीर हैं। उनको भी ये समझ नहीं आता है कि यूएस बस नोट छापे जा रहा है। एक्चुअल में तो वो खुद बैंकरप्ट हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद अब इराक और लीबिया ने भी डी डॉलराइजेशन करने का ट्राई किया, लेकिन दोनों देश सफल नहीं हो सके और उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। अगर इराक की बात करें तो उस समय सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी। वो समझ गए थे कि किस तरह यूएस सारी कंट्रीज़ को फाइनेंशियली कोलोनाइज करना चाहता है। इसलिए 2000 में इराक ने अपनी ऑयल की बिक्री को यूएस डॉलर से यूरो में बदलने की योजना की घोषणा की थी।
इस कदम को यूएस डॉलर की वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेंस को कमजोर करने का प्रयास माना गया था। फाइनली 20 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक को इन्वेड किया और खूब तबाही मचाई। यूएसए ने इसका ये रीजन दिया कि इराक के पास कुछ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वॉर खत्म होने के बाद इराक वापस से ऑयल बिक्री के लिए यूएस डॉलर का उपयोग जारी रखता है। अगर लिबिया की बात करें तो उस समय गद्दाफी की सरकार थी। वो चाहते थे कि एक पैन अफ्रीकन करेंसी हो विच इज बैक्ड बाय गोल्ड स्टैंडर्ड। उनका एम था कि एक गोल्ड बैक्ड लिबियान दिनार लाएं जो कि यूएस डॉलर का ऑल्टरनेटिव हो फॉर अफ्रीकन ट्रेड। ये सब से ऑफ कोर्स यूएसए बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड सिविल वॉर्स एंड प्रोटेक्टिंग सिविलियंस का नाम देकर 19 मार्च 2011 में लिबिया पर नेटो फोर्सेस के साथ अटैक कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर। वॉर के बाद लिबिया में बहुत इंस्टेबिलिटी हो गई थी और गद्दाफी की सरकार भी गिर गई थी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां अमेरिकन लाइन में लगे होंगे इंडियन वीजास के लिए, और आज ये सच होता दिखाई दे रहा है। वेस्ट की मीडिया में बस ये दिखाते हैं कि रशिया एंड चाइना डी डॉलराइजेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। असल में इंडिया ने डी डॉलराइजेशन सबसे पहले शुरू किया था एंड इंडिया ही इसको लीड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पावर में आने के बाद 2015 में मोदी जी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की। उसके अकॉर्डिंग लोगों को अपना गोल्ड सरकार को सबमिट करना था और उसके बदले में सरकार उस पर इंटरेस्ट देती। इसमें कैच ये था कि अगर आप अपनी ज्वेलरी दोगे तो सरकार उसे मेल्ट करके गोल्ड बार की फॉर्म में रखेगी। तो बेसिकली अगर कल के दिन आपको आपका गोल्ड वापस चाहिए तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में ना मिलकर गोल्ड बार की फॉर्म में मिलेगा। भारत में ऐसा कल्चर है कि लोग अपने घर में हमेशा गोल्ड कलेक्ट करके रखते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि बुरे समय में यही गोल्ड काम आता है। इसी कारण ज्यादा गोल्ड कलेक्ट नहीं हो पाया तो ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन ये भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भारत में घर घर में गोल्ड होता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के प्राइवेट गोल्ड रिजर्व 25,000 टन से भी ज्यादा हैं। केवल रूरल इंडिया के हाउस होल्ड्स में पूरी दुनिया का 11% गोल्ड है। दूसरा बड़ा स्टेप जो भारत ने लिया वो ये था कि अब भारत ने किसी भी टाइप के मल्टीलैटरल ट्रेड करना बंद कर दिया था। भारत ने बोला कि अब हम इंडिविजुअली सबके साथ ट्रेड करेंगे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि अगर हम मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे तो उसमें 5, 10, 15 या और ज़्यादा कंट्रीज होंगी, और ऐसे केस में सब कंट्रीज को इस बात पर मनाना कि यूएस डॉलर में ट्रेड ना करके इंडियन रुपी में ट्रेड करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। मल्टीलैटरल ट्रेड में यूएस डॉलर बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। बायलैटरल ट्रेड में इंडिया के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वे दूसरी कंट्री को कन्विंस कर पाए कि ट्रेड इंडियन रुपी में करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर देखें तो रिसेंट टाइम्स में चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को RCEP ज्वाइन करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया, लेकिन हमने साफ मना कर दिया था। तीसरा बड़ा कदम जो भारत ने लिया वो ये था कि भारतीय सरकार ने वीज़ा और मास्टर कार्ड को कम करने का प्रयास किए और रुपए और UPI सिस्टम्स लेकर आए, और आज के टाइम ये मेड इन इंडिया पेमेंट सिस्टम्स 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इसी कारण हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि इस टाइप का सिस्टम ना चाइना के पास है और ना ही रशिया के पास। पिछले कई हजारों सालों से इंडिया का चाइना पर काफ़ी डीप कल्चरल इम्पैक्ट रहा है। एक चाइनीज़ डिप्लोमेट हु शी ने 1950s में ये कहा था कि इंडिया हैड कल्चरली डोमिनेटेड चाइना फॉर सेंचुरीज विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस। उसके बाद 1965 में चाइना में एक ब्रूटल कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जिसका मेन एम चाइना में कम्युनिज्म को बढ़ाना था। इसी के कारण 3 साल पहले 1962 में चाइना इंडिया पर अटैक करता है।
1962 का मेन रीजन यही था कि इंडिया को एक फिजिकल पंच दिया जाए जिससे चाइनीज पॉपुलेशन का इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस से ट्रस्ट एंड प्राइड पूरी तरह से खत्म हो जाए। और उसके बाद ही वो एक कल्चरल रेवोल्यूशन लाते हैं चाइना में, जिसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड फेस्टिवल्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। 1979 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन डेंग शाओपिंग यूएस की विजिट पर जाते हैं। अमेरिका पहुंचकर वो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन देखकर काफ़ी सरप्राइज रह जाते हैं। इसके बाद वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के साथ एक डील करते हैं जिसमें चाइना को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन कर देते हैं। अगले ही साल 1980 में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर देते हैं, जिसके कारण आज भी चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस डील के बाद से चाइना अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरी तरह से मार देता है और इसके बदले में यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। इसी के कारण आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन गया है। चाइना ने 4 डिकेड के हार्डवर्क के बाद बस $3 ट्रिलियन अर्न करे, जबकि यूएसए ने रीसेंट 3-4 इयर्स में $13 ट्रिलियन से ज़्यादा प्रिंट किया और अमेरिकन्स को फ्री में बांट दिया। अगर चाइनीज वर्कर्स का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता तो वेस्ट कभी इतने सो कॉल्ड हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं रख पाता। उनके टॉर्चर की वजह से वेस्ट का डेमोक्रेसी और सिस्टम चल रहा है। जिस दिन चाइना ने एक्सपोर्ट मॉडल बंद किया उस दिन से वेस्ट में बहुत सारे क्राइसिस आने लगेंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि कई सारे यूएस डीप स्टेट एलिमेंट्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही हैं। इसलिए रिसेंट कुछ टाइम्स में ऐसी कई लोगों को पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनटाओ को अक्टूबर 2020 में निकाल दिया गया था। ली कियांग को नवंबर 2022 में कांग्रेस से डिमोट कर दिया गया और अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। चाइना ने अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म एंड अदर आइडियोलॉजीज को पूरी तरह से हटा दिया है। इवन स्टेट गाइडलाइन से भी इन सबको, साथ ही फॉर्मर प्रेसिडेंट्स डेंग शाओपिंग, जियांग जेमिन एंड हु जिनटाओ की आइडियोलॉजीज को भी डिलीट कर दिया गया है। अब बस शी जिनपिंग थॉट चलेगा। चाइना अब डी-डॉलराइजेशन के हिट को लेने के लिए तैयार है। उन्होंने वेस्ट के लिए एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया गया है और उसे एशिया और गल्फ की तरफ बढ़ा दिया है। जून 2022 के कंपैरिजन में जून 2023 में चाइना के यूएस को एक्सपोर्ट्स 24% से कम होके $42.7 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अभी तक चाइना यूएस का टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर था, लेकिन अब मेक्सिको एंड कनाडा ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को एज कम्पेयर टू चाइना। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में चाइना के सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट्स 51.3% से और यूएई को एक्सपोर्ट्स 31.9% से बढ़ गए हैं। शी जिनपिंग ने ऑलरेडी चाइनीज पब्लिक को अलर्ट कर दिया है कि आने वाली क्राइसिस के लिए तैयार रहें। चाइना की मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम है। उनकी जीडीपी का केवल 37%। वन चाइल्ड पॉलिसी के नेगेटिव्स आज पूरी दुनिया के सामने हैं। उनके बर्थ रेट्स ड्रास्टिकली गिर गए हैं। बाय एन एस्टिमेट 2029 तक चाइना में 40 मिलियन चाइनीज मेन के पास वाइफ नहीं होगी। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी साल 1.3 मिलियन से ज़्यादा लोग चाइना छोड़कर वियतनाम चले गए हैं। जिस तरह अनलिमिटेड प्रिंट करके यूएस में मोस्टली एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं और एक बबल क्रिएट किया गया है, उसी तरह चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर भी फियाट डॉलर पर ही बना है। उनका रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ओवर वैल्यूड है और एक बबल क्रिएट हो गया है जो अब अपनी एक्चुअल वैल्यूएशंस पे आ रहा है। चाइनीज प्रॉपर्टी जाइंट एवरग्रांड को $81 बिलियन का लॉस हुआ है। एक और प्रॉपर्टी जाइंट कंट्री गार्डन को अराउंड $7.6 बिलियन का लॉस हो सकता है। धार्मिक प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल्स एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट होते हैं जिसे इकोनॉमी को पुश मिलता है। यही सब के कारण शी जिनपिंग कल्चर और ट्रेडिशंस को वापस ला रहे हैं। वो अपने लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को बोल रहे हैं ताकि इकोनॉमिक साइकिल और डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना की इकोनॉमी में बढ़े। रिसेंटली शी जिनपिंग ने दलाई लामा से रिक्वेस्ट किया कि वो चाइना आएं और लोगों को एनलाइटन करें। चाइना पूरी तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोग अब टेम्पल्स जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं।
और अगर आने वाले डी-डॉलराइजेशन के इकोनॉमिक क्राइसिस के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है तो ये सब बहुत ज़रूरी है। बेसिकली चाइना अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर चाइना बनने की राह पर चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्टली जो भी वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो सब आज तक चल रहे हैं। यूएस जिस वॉर में होता है वो वॉर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक तरफ एलाइज को पेमेंट का टूल बना के पैसे कमाते हैं तो दूसरी तरफ अपने एनिमी को सैंक्शंस लगाकर वैसे ही नीचे ले आते हैं। उनको बस वॉर्स को एक्सप्लॉइट करके अपने प्रॉफिट्स का पड़ा होता है। वॉर स्टार्ट होने से लेकर वॉर जोन्स की रिकंस्ट्रक्शन तक हर जगह यूएस कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ऐसा ही हुआ। ये सब वो कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में जंप्स एंड प्रॉफिट्स को बुक किया था एंड ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट्स हुए थे। यूएस कांग्रेस के 20 से भी ज्यादा मेंबर्स ने इन वेपन कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज में पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ था। अब यूएस डीप स्टेट कंपनीज ब्लैक रॉक एंड जेपी मॉर्गन यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए रिकवरी बैंक खुलवाने में हेल्प करेंगे। एक तरह से यूक्रेन को डिफेंस एक्सपो बना दिया था। वॉर में A to Z यूएस कंपनीज को फायदा हुआ है। अगर एक्चुअल इम्पैक्ट हुआ है तो वो यूक्रेन की पब्लिक, रशिया यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस और यूरोपियन कंट्रीज पर हुआ है। वेस्टर्न मीडिया बहुत फॉल्स नैरेटिव्स चलाते हैं। वो ये बात करते हैं कि वॉर में रशिया कब तक टिक पाएगा। मतलब एकदम बेवकूफ़ी है टू एक्सपेक्ट अ सेलर्स इकोनॉमी टू कोलैप्स जब आप उसको पहले से भी ज़्यादा पे कर रहे हो। यूएस ने रूबल का येन, पाउंड और डॉलर के साथ ट्रांजैक्शन को बैन किया, लेकिन इसमें उन्होंने युआन को ऐड नहीं किया। दिस क्लियरली शोज कि वो खुद चाहते थे कि रशिया चाइना एंड इंडिया के थ्रू ट्रांजैक्शंस करे एंड इकोनॉमिकली ग्रो करे। वेस्टर्न कंपनीज जो रशिया में बेस्ड हैं उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये वॉर क्लियर तरह से यूरोपियन एलाइज की करेंसी यूरो को किल करने का एक अटेम्प्ट है। जो ऑयल एंड गैस यूरोप पहले डायरेक्टली रशिया से लेता था, वही रशियन ऑयल एंड गैस अब थर्ड नेशंस के थ्रू काफ़ी हायर कॉस्ट पर परचेज कर रहा है। यूरोप में एनर्जी सेक्टर में इन्फ्लेशन 40% से भी ज़्यादा हो गया है। जनवरी 2023 में फूड प्राइसेस 14.1% से बढ़ गए थे और सनफ्लावर एंड अदर एडिबल ऑयल की वैल्यू ऑलमोस्ट 45% से इंक्रीज हो गई थी। यूरो अपनी ऑल टाइम लो वैल्यू पर गिर गया था। एक टाइम पर एक यूरो की वैल्यू केवल $0.98 रह गई थी। यूरोप में ऑलरेडी बहुत सारी सिविल अनरेस्ट की न्यूज सामने आ रही है। यूक्रेन डेली का अराउंड 10,000 आर्टिलरी शेल्स फायर करता है, जिसके कारण नेटो का वेपन स्टॉक काफी तेजी से खत्म हो रहा है। इससे अब यूरोपियन कंट्रीज को वेपन्स और स्टॉक की जरूरत होगी, जिसमें अगेन सारी यूएस डिफेंस कंपनी सबसे आगे आकर बहुत सारा प्रॉफिट्स बना रही हैं। यूएस के प्रेशर में आकर यूरोपियन यूनियन ने रशियन गोल्ड एसेट्स के इंपोर्ट को यूरोप में बैन कर दिया। सैंक्शंस तक फिर भी ठीक था, लेकिन जब यूएसए ने रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, उस इवेंट ने डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस को काफी तेजी दी। इस मूव के कारण काफी कंट्रीज के अंदर डर बैठ गया कि अगर कल के दिन वो यूएस से किसी बात पर एग्री नहीं करेंगे तो यूएस सीधा उनके फॉरेक्स रिजर्व सीज कर सकता है। 8 जुलाई 2021 को यूएस अपने ट्रूप्स को कंप्लीटली अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के ऑर्डर्स दे देता है। अगले ही महीने 23 अगस्त 2021 को सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच एक मिलिट्री एग्रीमेंट होता है। यह क्लियरली ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम का रिवर्सल दिखाता है। उसके बाद 14 दिसंबर 2021 को यूएई यूएस के साथ F-35 की डील को कैंसिल कर देता है। करीब 2 महीने बाद 25 फरवरी 2022 को यूएई चाइना से L-15 प्लेन्स परचेज करता है। इसके रिएक्शन में यूएसए ठीक 8 दिन बाद 5 मार्च को यूएई को FATF ग्रे लिस्ट में ऐड कर देता है। उसके 3 दिन बाद यूएई और सऊदी अरेबिया यूएस की कॉल्स नहीं उठाते हैं।
19 मार्च 2022 को बोरिस जॉनसन गल्फ की विजिट पर जाते हैं, इंक्लूडिंग यूएई एंड सऊदी अरेबिया। वहां जाके वो यूएई और सऊदी अरेबिया को ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने और प्राइसेस कम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही दिन यूएस के सबसे बड़े आर्क राइवल सीरिया के प्रेसिडेंट यूएई की विजिट पर आते हैं। इस टाइप के इंसिडेंट्स इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। क्लियरली दिख रहा है कि गल्फ की कंट्रीज किस तरफ अलाइन हो रही हैं। अभी तक यूएसए ने ईरान, वेनेजुएला और रशिया तीनों पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब यूएई और सऊदी भी यूएस की इन्फ्लुएंस से निकल गए हैं। एक साथ 5 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का यूएसए के हाथ से निकलना बहुत बड़ा झटका है। दो 2018 के बाद से सारे एंटी यूएसडी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील के रिजर्व बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। चाइना के गोल्ड के रिजर्व्स 2017 के 1850 टन से बढ़कर 2150 टन के करीब पहुंच गए हैं। इंडिया के गोल्ड के रिजर्व्स 2018 में 550 टन से 800 टन तक पहुंच गए हैं। ब्राज़ील के रिजर्व 70 टन से 130 टन तक पहुंच गए हैं। रशिया के गोल्ड के रिजर्व्स अराउंड 1500 टन से 2330 टन तक पहुंच गए हैं। लंदन के LBMA वॉल्ट से सिल्वर काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। उसके अभी के रिजर्व्स ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। इंडिया ने जुलाई 2022 में LBMA से 1764 टन ऑफ सिल्वर इंपोर्ट किया। 2022 में इंडिया ने टोटल 9450 टन ऑफ सिल्वर इंपोर्ट किया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट एवर एनुअल इंपोर्ट है। LBMA के बैन के बाद रशिया ने लास्ट ईयर अपना ही गोल्ड स्टैंडर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम मॉस्को गोल्ड स्टैंडर्ड रखा गया है। रशिया's फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज द फंक्शनिंग ऑफ प्रेशियस मेटल्स इंडस्ट्री एंड हैव एन ऑल्टरनेटिव टू LBMA। जुलाई 2023 से मॉस्को एक्सचेंज ने परपेचुअल गोल्ड फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। यूएसए ने 1971 के बाद से गोल्ड को आर्टिफिशियली सप्रेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिर से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व्स मिड 1970s के लेवल तक पहुंच गए हैं। JP मॉर्गन और सिटी बैंक यूएस का 90% से भी ज़्यादा प्रेशियस मेटल कंट्रोल करते हैं। 2021 के लास्ट क्वार्टर में JP मॉर्गन रिपोर्टेड $28 बिलियन इन प्रेशियस मेटल डेरिवेटिव्स। अब 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में JP मॉर्गन रिपोर्टेड $330 बिलियन in precious metals derivative. Basically, JP Morgan took the position in derivatives and sold the gold to Switzerland. जुलाई 2022 में स्विस बैंक में अराउंड 38 टन ऑफ गोल्ड यूएस की तरफ से एक्सपोर्ट होता है, और उसी मंथ में चाइना स्विस बैंक से 80 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट करता है। These cash flows speaks a lot. एक एक करके सारी कंट्रीज अपनी हिडन कमोडिटीज जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर को ओपनली डिक्लेयर कर रही हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही कंट्रीज अपनी करेंसीज को कमोडिटीज से पैक करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश में साइंटिस्ट को 15 रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। जैन 2023 में स्वीडन में यूरोप के लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स मिले हैं। ब्रिक्स 5 मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसको बनाया तो 2009 में गया था, लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स में ये काफ़ी अटेंशन में आया है। ब्रिक्स ने रिसेंटली उनके आने वाले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के फंडामेंटल्स पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें से मेन कंक्लूजन्स ये हैं कि फियाट डॉलर और वेस्टर्न करेंसीज को एज पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही ब्रिक्स की करेंसी और डॉलर में कुछ कन्वर्जन पॉसिबल होगा। देयर विल बी ज़ीरो कन्वर्टेबिलिटी। साथ ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होंगे इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, जैसा अभी चल रहा है। जिन कंट्रीज के पास कुछ रियल वैल्यू वाली कमोडिटी होगी, उन कंट्रीज को ट्रेड में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ब्रिक्स में ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस एंड ग्रीस ने भी ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई है।
साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स के एम्बेसडर ने रिसेंटली बताया कि यूरोप से कई कंट्रीज ने रिटर्न में फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी हैं टू जॉइन ब्रिक्स। डी डॉलराइजेशन करने के लिए कंट्रीज पहले नेशनल करेंसी पर शिफ्ट होंगी, देन मिक्स्ड करेंसी पर, एंड देन फाइनली एक न्यू कमोडिटी बेस्ड करेंसी बनाई जाएगी। इसलिए इंडिया ने काफ़ी टाइम से रुपी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और उसी तरह चाइना ने युआन में, यूएई ने दिरहम में और रशिया ने रूबल में। किसी भी करेंसी को वैल्यू करने के लिए कुछ ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड काफ़ी हाई होना चाहिए। आपकी करेंसी स्टोर करने लायक होनी चाहिए, मतलब स्टेबल होनी चाहिए। करेंसी की डिमांड होनी चाहिए और आपकी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होनी चाहिए। बीच में ऐसा फॉल्स नैरेटिव फैल रहा था कि युआन डॉलर को एज रिजर्व करेंसी रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर चाइना को युआन को ही रिजर्व करेंसी बनाना है तो वो खुद ही क्यों ब्रिक्स की करेंसी पे काम करेगा। चाइनीज युआन में ट्रेडिंग फीचर्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई भी अपनी सेविंग्स उसमें नहीं रखेगा। वो एक स्टेबल सोर्स ऑफ वैल्यू नहीं है। उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए युआन ट्रेडिंग करेंसी बन सकती है, लेकिन रिजर्व करेंसी नहीं। दूसरी तरफ इंडियन रुपी में रिजर्व करेंसी के फीचर्स तो हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड के नंबर्स बहुत हाई नहीं हैं। रशियन रूबल के पास ना रिजर्व करेंसी के फीचर्स हैं और ना ही इतना मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कमोडिटीज़ हैं। तो बेसिकली कोई भी कंट्री सिंगल नेशन रिजर्व करेंसी बनाने के लेवल पर नहीं है, एंड इसलिए ही 3 एशियन जाइंट्स को साथ मिलकर काम करना ही होगा। रिसेंट टाइम्स में ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया एंड चाइना कई बातों पर अलाइंड हैं। इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन पर चाइना ने विश करते हुए बोला कि वर्ल्ड कैन अकोमोडेट द राइज ऑफ बोथ नेशंस टुगेदर। साथ ही ये भी बोला कि वी मोरली एंड इमोशनली सपोर्ट इंडियाज डीकोलोनाइजेशन। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इज फिजिबल ओनली बाय अ मल्टीपोलर एशिया। जब बैटन ऑफ लीडरशिप यूके से यूएस में शिफ्ट हुआ था, तब कुछ एरिस्टोक्रेट बिजनेस फैमिलीज ने इंडिया से जो $45 ट्रिलियन को लूटा था, उसकी सेविंग्स पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को बिल्ड किया गया था। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एक्चुअल में वहाँ के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से कंट्रोल होती हैं, जिसे हम डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी या ना जाने क्या क्या नाम से बोलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का रिलीजन, कंट्री वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस प्रॉफिट्स से फर्क पड़ता है। ये डीप स्टेट कंपनीज अब इंडिया शिफ्ट होना चाहती हैं, जो उनकी इंडिया में बढ़ती इन्वेस्टमेंट से साफ दिखाई देता है। वैनगार्ड का इंडिया में 40,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा इन्वेस्टेड है। इसी तरह ब्लैक रॉक ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रॉफिट इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ कंजम्पशन। जिस इकोनॉमी के बर्थ रेट्स मेंटेन्ड हैं, जिस इकोनॉमी में कंजम्पशन है, जहां पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर है, वहीं से प्रॉफिट्स हो पाएंगे। सो एक्चुअल में यूएस एज अ कंट्री अपना डाउनफॉल नहीं चाहता, लेकिन डीप स्टेट है जो ये सबको आगे लेकर चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बिटकॉइन को गोल्ड ईटीएफ का ऑल्टरनेटिव बताया। उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बिटकॉइन कैन रिप्रेजेंट एन एसेट दैट पीपल कैन प्ले एज एन ऑल्टरनेटिव। बेसिकली वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड ना खरीदकर लोग बिटकॉइन वगैरह परचेज करें टू काउंटर इन्फ्लेशन। उनका मोटिव ये है कि जब भी यूएसए में करेंसी रीसेट होगा, तब पैनिक में आके लोग गोल्ड परचेज करेंगे, और यूएसए के पास सफिशिएंट अमाउंट में उतना गोल्ड है नहीं। तो उस पैनिक सिचुएशन को कम करने के लिए ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उनकी ये बात से ही आइडिया लग जाता है कि डी डॉलराइजेशन होगा और करेंसी रीसेट भी होगा। यूएस के करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जैरेड बर्नस्टीन ने 2014 में डीथ्रोन किंग डॉलर जैसा एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें ही मेंशन कि किस तरह आने वाले टाइम में यूएस डॉलर कोलैप्स हो सकता है। रिनाउंड इन्वेस्टर जिम रॉजर्स ने बोला कि बाकी कंट्रीज आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू यूएस डॉलर्स एंड सून डॉलर का रिजर्व स्टेटस विल कम टू एन एंड। यूएस सेनेटर मार्को रूबियो ने यूएस डॉलर हेजिमनी के डिक्लाइन को एक्सेप्ट करते हुए बोला कि देयर विल बी सो मेनी कंट्रीज ट्रांजैक्टिंग इन करेंसीज अदर देन द डॉलर दैट वी वोंट हैव द एबिलिटी टू सैंक्शन देम।
फेमस अमेरिकन लॉयर और इन्वेस्टमेंट बैंकर जेम्स ने बताया कि किस तरह यूएस ट्रेजरी ने यूएस डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। ये भी बोला कि द ओनली गुड ऑल्टरनेटिव टू डॉलर इज गोल्ड। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि बहुत जल्द यूएस डॉलर क्रैश कर जाएगा एंड विल नो लॉन्गर बी द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। हेज फंड के मैनेजर ने रिसेंटली यूएस सिटीजन्स को वार्न करते हुए बोला कि देयर कैन बी अ पॉइंट वेयर द ट्रेजरी एंड द फेड मे हैव टू कम इन and actually restrict your right as a US citizen to pull money out of the US banking sector. अप्रैल 2023 में 3 कांग्रेसमैन ने गोल्ड स्टैंडर्ड बिल को इंट्रोड्यूस किया है टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ डॉलर। इसके अंडर यूएस ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व को 24 मंथ्स का टाइम दिया गया है टू पब्लिकली डिस्क्लोज ऑल द गोल्ड होल्डिंग्स एंड गोल्ड ट्रांजैक्शंस, ताकि उसके बाद डॉलर को उस टाइम के गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से रीपेक कर सकें। This in itself is a big indication of what's going to happen next. US State Representative Alex Mooney ने तो यहाँ तक कह दिया कि a gold standard would protect against Washington's irresponsible spending habits and the creation of new money out of thin air. अब मोस्टली कंट्रीज ने US ट्रेजरी में अपनी सेविंग्स डालना बंद कर दिया है, तो अब वो लोग जितना प्रिंट करेंगे उतना इन्फ्लेशन उनके वहाँ ही बढ़ेगा। फेड की रेट हाइक्स आ रही हैं। 26 जुलाई 2023 को उन्होंने इंटरेस्ट रेट 5.5% तक कर दिया, जो कि लास्ट 2022 ईयर्स का हाईएस्ट रेट है। वहाँ की टेक एंड फाइनेंस कैपिटल्स जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और शिकागो का धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, जो ऑलरेडी दिख रहा है। सैन फ्रांसिस्को में 20 से भी ज़्यादा बड़े बिजनेसेस जैसे H&M, क्रेट एंड बैरल, बनाना रिपब्लिक, ऑफिस डिपो ने अपने स्टोर्स शट डाउन कर दिए हैं। सैन फ्रांसिस्को ऑफिस टावर, जिसका 4-5 साल पहले वर्थ $300 मिलियन था, वो रिसेंटली केवल $60 मिलियन का सेल हुआ है। वीवर्क के सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस का वैल्यू $28.1 मिलियन से $9.5 मिलियन पर गिर गया। कैलिफोर्निया के सैंटा एना में 4 हटन सेंटर को $25 मिलियन में सेल किया, जिसको एक्चुअल में 2019 में $55 मिलियन का लिया था। पार्कवे ने टेक्सास के सैन फेलिप प्लाजा को $83 मिलियन में बेच दिया, जिसे उसने 2005 में $157 मिलियन का परचेज किया था। रिसेंटली मुकेश अंबानी ने भी अपना न्यूयॉर्क का 2 BHK अपार्टमेंट $9 मिलियन में बेच दिया। जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आता है कि हाउसिंग इज नॉट अ फेडरल पॉलिसी, और तभी न्यूज़ आती है कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क इलीगल्स एंड इमिग्रेंट से भर गए हैं। ये सब कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकते। क्लियरली दिख रहा है कि यूएस किस तरह से एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। यूएस का आईटी सेक्टर डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड पर खड़ा है। धीरे धीरे करके सारी आईटी कंपनीज अपने रियल वैल्यू पर आएंगी और बहुत ज़्यादा लेऑफ्स वगैरह होंगे। मेटा ने फर्स्ट राउंड ऑफ जॉब कट्स में 11,000 लेऑफ्स किए और सेकेंड राउंड में 10,000 लेऑफ्स करे। विप्रो ने फ्रेशर्स की सैलरी 50% से कम कर दी। बड़ी बड़ी कंपनीज ने थाउजेंड्स में ले ऑफ करे हैं, जिसमें अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट, IBM जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। ड्रॉपबॉक्स ने 500 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया है, जो कि टोटल वर्कफोर्स का 16% है। IBM के CEO ने बोला है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हायरिंग को पूरी तरह से फ्रीज कर रहे हैं। इंडियन IT कंपनीज जो वेस्ट के लिए आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, या वो कंपनीज जिनको वेस्ट से इन्वेस्टमेंट मिला है, उनकी वैल्यूएशंस अगेन काफ़ी डाउन जाएंगी, क्योंकि अब बबल बर्स्ट होने का टाइम आ गया है। इंडियन सिलिकॉन वैली मतलब बैंगलोर और बाकी IT हब्स जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में भी कंपनीज अपने ऑफिसेज वेकेंट करके चली जाएंगी। पुणे में टेक कंपनीज बड़े बड़े ऑफिसेज की बजाय 1 BHK फ्लैट्स परचेज कर रही हैं टू रन देयर ऑपरेशंस। रिसेंटली बाइजूस ने अपने बैंगलोर के ऑफिसेज को शट डाउन कर दिया। बाइजूस की पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन तक गई थी और आज उसकी वैल्यूएशन हार्डली $5 बिलियन रह गई है। ओला अपनी $7.4 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से गिरकर आज केवल $4.8 बिलियन पर है। ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन से गिर के केवल $2.7 बिलियन रह गई है और स्विगी की $10.7 बिलियन से $5.5 बिलियन तक पहुंच गई है। इन्फोसिस, जिसका मोस्टली सारा काम वेस्ट के लिए आउटसोर्सिंग का होता है, वो भी बहुत बुरी स्टेज से गुजर रही है। 11 मार्च 2023 को इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी रिजाइन कर देते हैं और टेक महिंद्रा के CEO एंड MD बन जाते हैं। 17 अप्रैल को इन्फोसिस के शेयर्स क्रैश कर जाते हैं और इसके कारण IT के स्टॉक्स अप टू 10% से गिर जाते हैं। 16 मार्च को TCS के CEO राजेश गोपीनाथन भी रिजाइन कर देते हैं।
13 अप्रैल को HCL टेक्नोलॉजीज के डिजिटल बिजनेस हेड आनंद बिरजी रिजाइन कर देते हैं। इसी तरह और भी कई रेजिग्नेशंस हुई हैं। ये भी कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं। वहाँ का क्राइम रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूएसए में NRIs को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। एक हाई इंटरेस्ट रेट रेजिम में जहाँ प्रिंटिंग मशीन्स बंद हैं, वहाँ लोन सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी रियल प्रोडक्टिविटी है, विच इंक्लूड्स NRIs। अभी रिसेंटली इंडियन एंड साउथ एशियन फैमिलीज को ज्वेलरी थीव्स ने टारगेट किया। जानबूझकर केवल ज्वेलरी को टारगेट किया जा रहा है और ये क्राइम्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। 2023 में ही अभी तक यूएसए के 4 बैंक्स कोलैप्स कर गए हैं। 10 मार्च 2023 को सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक शटडाउन हो जाता है और उसे फर्स्ट सिटीजन बैंक टेक ओवर करता है। उससे ठीक 2 दिन बाद सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर जाता है और उसे न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक्रप्ट टेक ओवर कर लेता है। फिर 1 मई 2023 को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी कोलैप्स हो जाता है एंड JP मॉर्गन चेज उसका टेक ओवर कर लेता है। और अभी सबसे रीसेंट 28 जुलाई 2023 को हर्टलैंड ट्राई स्टेट बैंक भी कोलैप्स हो जाता है एंड ड्रीम फर्स्ट बैंक उसका टेक ओवर करता है। पैकवेस्ट बैंक के स्टॉक 66% से ड्रॉप हुए हैं एंड रिसेंटली उसे बैंक ऑफ कैलिफोर्निया के साथ मर्ज कर दिया गया है। ऐसे ही एक एक करके और भी छोटे बैंक्स कोलैप्स करते जाएंगे और बड़े बैंक्स में मर्ज होते जाएंगे। जब भी करेंसी रीसेट होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस अपने पीक पर होगा, उस समय यूएस पॉपुलेशन के सारे डिपॉजिट्स एंड डेट टॉप के गिने चुने बैंक्स में होंगे, तो उस समय करेंसी को रीसेट करना ईजियर होगा एज कंपेयर टू द करंट सिचुएशन। इसलिए एक एक करके बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स होंगे एंड बड़े बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे। अभी तक वर्ल्ड ने बस वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर देखा था जब यूएस ने बाकी कंट्रीज पर सैंक्शन लगाया, लेकिन अब वेस्ट वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटीज भी देखेगा। रिसेंटली चाइना ने सेमीकंडक्टर चिप मेटल के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। रशिया ने ब्लैक सी से निकालने वाले ग्रेन्स की डील को कैंसिल कर दिया है। इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। नाइजीरिया में भी सिचुएशन काफी खराब हो रही है। नाइजीरिया ने फ्रांस को यूरेनियम ले जाने से एकदम मना कर दिया है। फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सप्लाई यूरेनियम से होता है। एक एक करके वेस्टर्न बिजनेसमैन अपने इंडियन हेड के साथ आते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं, अपना इंडिया प्लान अनाउंस करते हैं और वापस यूएस जाके ऑफिसेस शटडाउन होते हैं एंड ले ऑफ्स को अनाउंस करते हैं। एप्पल ने 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को इंडिया में अपने 2 रिटेल स्टोर्स खोले, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। 10 मई 2023 को सिस्को के CEO मोदी जी से मिलते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग डबल करेंगे। His aim is to drive more than $1 billion in combined domestic production and exports in the coming years. सिस्को ने भी 4,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। 27 जून 2023 को गोल्डमैन सैक्स ग्लोबली 125 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ले ऑफ कर देता है एंड अगले ही दिन उनकी पूरी टीम पीएम मोदी के साथ मीटिंग करती है। उनका CEO कहता है कि इंडिया हैज अ वेरी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। गोल्डमैन सैक्स का बैंगलोर ऑफिस उनका सेकंड बिगेस्ट ऑफिस है आफ्टर देयर न्यूयॉर्क ऑफिस। रिसेंटली हैदराबाद में उन्होंने 9 फ्लोर्स का एक ऑफिस लिया है जिसे उन्होंने 10 इयर्स की लीज पर लिया है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैनासोनिक भी इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाला है। रशिया का स्पर बैंक बैंगलोर में अपना IT यूनिट एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें दे विल हायर मोर देन 200 IT स्पेशलिस्ट। ब्लैक ने भी यूएस में 500 से ज्यादा जॉब कट्स की हैं। जियो और ब्लैक ने इंडिया में एक वेंचर शुरू किया है जिसमें दोनों कंपनीज ने मिलाकर $300 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इस वेंचर का नाम है जियो ब्लैकरॉक। 8 अगस्त 2023 को JP मॉर्गन ने मुंबई और बैंगलोर में अपने 2 नए ऑफिसेज ओपन किए हैं। ये ऑफिसेज JP मॉर्गन के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिसेज में से हैं। मुंबई का ऑफिस 1.16 मिलियन स्क्वायर फीट का है तो बैंगलोर का ऑफिस 1.12 मिलियन स्क्वायर फीट का है। दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो करने वाली फाइनेंस एंड टेक सिटी गुजरात में है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। 22 जुलाई 2022 को गिफ्ट सिटी को लॉन्च किया जाता है। 29 जुलाई को JP मॉर्गन अपनी एक ब्रांच को गिफ्ट सिटी में ओपन करता है। 8 अक्टूबर को गिफ्ट सिटी को UAE से 200 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए नॉमिनेट किया जाता है। 11 मार्च 2023 को न्यूज आती है कि मॉर्गन स्टैनली गिफ्ट सिटी में अपना न्यू ऑफिस खोल रहे हैं।
गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले बिड करके अराउंड $4 मिलियन में डील क्लोज करी। उनका प्लान है टू स्टार्ट बाय 2024। इंडियन स्टार्टअप्स का अराउंड $1 बिलियन सिलिकॉन वैली बैंक में था। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद अराउंड $200 मिलियन के फंड्स गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर किए जाते हैं। 17 मार्च 2023 को जेपी मॉर्गन ने गिफ्ट सिटी में अपना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर रियल टाइम यूएसडी क्लियरेंस। एक तरह से एनआरआईज एंड इंडियन स्टार्टअप्स की वेल्थ को इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए इसे बनाया गया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA ने अनाउंस किया है कि वो अपना $1 बिलियन बेस को सेटअप करेंगे गिफ्ट सिटी में। इसी तरह से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी ग्लोबल लेवल की कंपनीज इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। ये सब क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में इंडिया कितनी तेजी से ग्रो होने वाला है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि डी-डॉलराइजेशन से रिलेटेड रोज नई अपडेट्स आती हैं। सारी अपडेट्स जानने के लिए भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।